हेलो स्टूडेंट्स। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष संसाधन एवं विकास जो 10वीं के ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर वीडियो है पहला चैप्टर के लिए। इस पहले चैप्टर के लिए मैं तीसरा क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 2 क्लास यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये मेरा तीसरा पार्ट है यानी कि क्लास नंबर 3। इस क्लास में हम बात करेंगे 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों के विषय में, यानी कि पहले चैप्टर से 3 नंबर और 5 नंबर के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है इस वीडियो का यानी इस क्लास का पहला प्रश्न है कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, स्पष्ट करो। तो यहाँ पर प्रश्न हो गया मृदा निर्माण यानी कि मृदा बनता किस प्रकार से है, इसके लिए कौन कौन से कारक है इनके विषय में बताना है। तो मृदा निर्माण में बहुत सारे कारक हैं जैसे कि सेल, जलवायु, पेड़ पौधे, अतिचारण और समय। इन सभी के कारण मृदा का निर्माण होता है और ये सभी उत्तरदायी कारक है। तो सेल की अगर बात करें तो मृदा के लिए उचित सामग्री जहां से मिलता है वह कहां से मिलता है, सेल से मिलता है। जलवायु की अगर बात करें बहुत ही लंबी अवधि में सेलों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और टुकड़ों से फिर वो कणों में बदल जाते हैं और ये प्रक्रिया किसके कारण होता है, जलवायु के कारण होता है। पेड़ पौधे की जड़ें जब सेलों यानी कि पत्थरों में घुस जाते हैं तो वो उनको तोड़ देते हैं और तोड़ करके फोड़ देते हैं और इस प्रकार से वे टुकड़े और छोटे हो जाते हैं। अति पशुचारण, अति पशुचारण के द्वारा क्या होता है, बहुत लगातार जब हम पशुओं को चराते हैं तो सेल में परिवर्तन संभव हो जाता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कारक है वर्षा। तो वर्षा का जल क्या करता है, जो सेल है उसमें अगर छिद्र कहीं बन गया, कहीं सुराख वगैरह बन गया, अगर ये बड़ा सा पत्थर उसमें कहीं सुराख बन गया तो उसमें पानी बहता है, बहुत ज्यादा बहता है और वो उसको और ज्यादा तोड़ देता है। बहुत ज्यादा समय होने के बाद इन सभी कारणों के कारण, सेल के कारण, जलवायु के कारण, पेड़ पौधों के कारण, अति पशुचारण के कारण या वर्षा के कारण, इन सभी कारणों की बहुत बार प्रक्रिया होने से क्या होता है, जो सेल है वह टूटने लगता है और इस प्रकार से धीरे धीरे सेल किस में बदल जाता है, मृदा में बदल जाता है और इस प्रकार से मृदा यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है। अब प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो और उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले भारत में जितनी भी मृदाएं पाई जाती है उन सभी के विषय में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप उनके विषय में 1 से 2 लाइन लिखिएगा। हम बहुत सारी लाइनें लिख दी हैं, 3 4 5 लाइनें लिख दी हैं जानकारी के लिए, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप इसमें अगर इन प्रश्नों को अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो 2 ही ऑप्शन लिखें, मैक्सिमम आप 3 लिख लीजिएगा, ताकि अगर आपको 3 में से कोई भी 2 अगर आपको याद रहता है तो वो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। तो सबसे पहली जो मृदा है उसका नाम है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है, भारत का जो उत्तरी मैदान है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सिंधु नदी की बात करें, गंगा नदी की बात करें या ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है या जो भी इसके आसपास का डेल्टा वगैरह है, सिल्ट वगैरह है, ये सभी जो है क्षेत्र क्या कहलाते हैं, जलोढ़ जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। बहुत ज्यादा उपजाऊ होने के कारण इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, इन सभी फसलों के लिए ये एक बहुत ही उपयुक्त मृदा मानी जाती है। अगली जो मृदा है वह काली मृदा है। जो जैसा कि इसका नाम है तो इसका रंग भी कैसा होता है, काला होता है, तथा काला रंग होने के कारण इसे एक और नाम से जानते हैं, वह है रेगर मृदा। तो काली मृदा कपास और मूंगफली के लिए मूंगफली की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। भारत में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी पठारी क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान जो है ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। इन सभी पश्चिमी घाट के जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है यानी कि पहाड़ी पद यानी कि पहाड़ का जो आसपास का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, ये सभी तत्व बहुत ही ज्यादा यानी परिपूर्ण मात्रा में पाई जाती है। तो ये काली मृदा का गुण है। अगली जो मृदा है वह है लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा का क्या गुण है, लाल और पीली मृदा लोहे यानी कि आयरन के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वह लाल और पीला दिखता है, यानी कि जो मैक्सिमम कलर है इसका लाल दिखता है, लेकिन कहीं कहीं ये किस रंग का दिखता है, पीले रंग का दिखता है। अगली मृदा जो है वह लेटराइट मृदा है। तो लेटराइट मृदा होता क्या है, आप कल्पना कीजिए कि बहुत ही ज्यादा अधिक वर्षा हो रही है
और इस वर्षा के कारण मिट्टी का जो ऊपरी परत है वह बह गया। बह जाने के बाद जो नीचे एक पथरीला सा मिट्टी दिखाई देगा, पत्थर नहीं होगा लेकिन पथरीला सा मिट्टी दिखाई देगा, जिसमें उच्च तापमान का असर होगा और अत्यधिक वर्षा का असर होगा, और ऐसी मृदा को हम क्या कहते हैं, लैटराइट मृदा कहते हैं। भारी वर्षा और अत्यधिक निस्क्षालन के परिणाम के कारण ही ऐसी मृदा बनती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है। ह्यूमस आप समझिए एक प्रकार की एक ऐसी उर्वरता क्षमता, जिससे उर्वरता की क्षमता बढ़ती है, जो किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, और ये ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, इन सभी पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर वर्षा होती है या फिर अगर पानी का बहाव होता है तो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, इसलिए मिट्टी का कटाव बहुत ही तेज होता है, और इस कारण से यहाँ निस्क्षालन की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है। इस प्रकार की मृदा में काजू की फसल बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है, यानी कि काजू की फसल के लिए यह मृदा बहुत ही ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं वन मृदा, यानी कि वन वाला मृदा। जैसा कि यहाँ शब्द लिखा है वन मतलब जंगल, वैसा मृदा जो जंगल में पाया जाता है, और भारत के मुख्य रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर पहाड़ मौजूद है, उन क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है। अगर इसके गठन की बात करें तो पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार जो है बदलता है, यानी कि जिस प्रकार का पर्वत होगा उस प्रकार के वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। नदी घाटियों की अगर बात करें तो यहाँ पर मृदा जो है वह दोमुट और सिल्तदार होती है, यानी कि नदी घाटी के पास जहाँ पर नदियां होती है वहां पर मिट्टी जो है वह दोमट होती है, सिल्टदार होती है। हिम आच्छादित क्षेत्र में जाइएगा, हिम आच्छादित मतलब क्या होता है, जहाँ पर हिम मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी कि वैसा क्षेत्र जो बर्फ से ढका रहता है, वहां पर जाइएगा तो यहाँ मृदा जो है वह अपरदन रहित मृदा, यानी अपरदन वाला मृदा मिलता है, अपरदन रहित नहीं, अपरदन वाला मृदा मिलता है, जिसके कारण यहाँ की मृदा बहुत ही ज्यादा अपरदित हो जाती है। तो ये वन मृदा के विषय में। अब बात करते हैं अंतिम मृदा, और वह है मरुस्थलीय मृदा। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, मरुस्थल वाला जो मृदा है उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। तो मरुस्थलीय रेगिस्तान को कहते हैं। तो इस तरह की मृदा या तो लाल रंग की होती है या तो भूरा रंग का होता है। ये बहुत ही ज्यादा रेतीली मृदा होती है और इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत ही ज्यादा सूखा होता है, यानी कि शुष्क जलवायु होता है, और इसके चलते यहाँ पर तापमान भी बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, यानी कि तापमान अधिक होगा तो गर्मी पड़ेगा। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर पानी भी बहुत ही कम मिलता है, जिसके चलते जल वाष्पन की दर अधिक होती है। देखो, जल वाष्पन की दर अधिक मतलब कि पानी अगर कहीं पर है तो जल्दी जल्दी वो हवा में मिल जाता है, जल का वाष्प बन जाता है, ओके ना। तो जल का अगर वाष्प बन जाएगा तो पानी आपको नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर यहाँ पर जल की कमी है, ह्यूमस और नमी की मात्रा में कमी है। उचित सिंचाई की व्यवस्था करके ही यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपजा कह सकते हैं खेती किया जा सकता है, कृषि किया जा सकता है। तो सिंचाई करके यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की मृदाओं के विषय में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मृदाओं के विषय में ये वीडियो बेहतर पसंद आया होगा। और यहाँ पर ही पहले चैप्टर का सभी क्लासेस समाप्त हो जाता है। अगर आप इन सभी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें, और मुझसे पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर मुझे आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मेरे चैनल पर जो लेक्चर है, यानी कि अगर आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं, बुक नहीं पढ़े हैं, तो उसका वीडियो पहले से मौजूद है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 से लेकर के जो 7 चैप्टर तक है, इन सभी चैप्टर का वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। ना केवल आपको सोशल साइंस का, बल्कि सोशल साइंस में ना केवल ज्योग्राफी बल्कि सोशल साइंस का पूरा वीडियो है। साथ ही साथ साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर, ये बेस्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपको सिंपल है, इस वीडियो का जो टाइटल है, यानी कि वीडियो का जो नाम लिखा है उस पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन खुलते ही आपको जो लिंक मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करना है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो इन वीडियोस को देखने के लिए आप लिंक पर जरूर क्लिक करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आएगा, और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।